सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ एफआरबी। और इस लेक्चर हम लोग करने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब जैसे पिछला वाला लेक्चर जो पढ़े थे वो CDM था, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखी, वैसे यहाँ भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे। अब पहले अभी तक जैसे नहीं सीरियल आते थे पहले, याद करो, है ना। तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारी मम्मी साथ में बैठ के देखती थी, तुम भी लगे हाथ देख ही लेते थे टाइम पास करने के लिए। तो तब तुम नोटिस करो, है ना। और मैंने तो यहाँ पे प्री कंसीव्ड नोशन ले लिया कि भाई यहाँ पे लड़के ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लड़कियाँ भी तो खैर देखती हैं सीरियल्स, तो ये चीज़ के साथ आप आगे करोगे, है ना, कि इस तरह से दिखाया जाता था सीरियल्स में कि जैसे नया एपिसोड दिखाने से पहले अब तक, सो दैट आपके वो पीछे के डॉट्स कनेक्ट कर देते थे कि अब तक तुमने क्या देखा है ना। और पीछे लास्ट में कुछ सस्पेंस छोड़ के जाते थे, तो यहाँ पे भी मैं लास्ट में सस्पेंस कुछ छोड़ के जाऊँगा आपके लिए सो दैट आप अगले एपिसोड में हैं। तो अब यहाँ पे किस तरह से हमने पिछले लेक्चर तक पढ़ा था, हमने पहले तो गांधीयन एरा से लेकर रफली 1922 तक, चौरी चौरा तक हमने रिवाइज कर लिया था पिछले लेक्चर तक, है ना, डॉट्स कनेक्ट कर लिए थे। फिर हमने 1923 में देखा कि ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी या फिर स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जिनको हम प्रो चेंजर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये चेंज लाना चाहते थे। किस चीज़ में? ये बोल रहे थे कि जो बॉयकॉट हो रहा है काउंसिल्स का उसको हटाओ, तो इस चीज़ को चेंज करो अभी। और जो बोल रहे थे नहीं कॉन्टिन्यू रखो, उनको बोला गया नो चेंजर्स। फिर वैसे तो 1924 ये इवेंट्स हम पिछले लेक्चर में देखे थे, लेकिन पिछले लेक्चर में हम कैटेगरी क्या देखे थे, तो हमने मेनली देखा था 1929 का लाहौर सेशन। एक उसमें चीज़ करेक्ट करिएगा, एंड दैट वाज कि उसमें लिखा हुआ था कि रावी नदी के तट पे झंडा फहराया भारत का, तो वो 31 दिसंबर वहाँ पे 1930 लिखा है, तो ऑब्वियस बात है 1929 ही होगा, क्योंकि सेशन 1929 में हुआ था। एंड 26 जन 1930 को हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की बात कही थी। पूर्ण स्वराज का गोल डिक्लेयर किया गया था कांग्रेस का CDM दैट इज़ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की बात कही गई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, इसमें नेहरू जी ने प्रिसाइड किया था इसको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, CDM लॉन्च हुआ 1930 में। किससे लॉन्च हुआ? दांडी मार्च से लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ? तो ये आपका 12 मार्च से लॉन्च हुआ, 12 मार्च से लॉन्च हुआ, जहाँ पे साबरमती से लेकर दांडी तक का मार्च निकाला किसने? गांधी जी ने, 78 डेलीगेट्स के साथ मिलके। देन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हो गया। वैसे तो इससे पहले 1927, ये तो हमने मिस ही कर दिया, ठीक है। 1927 में एक कमीशन बनता है, इसको साइमन कमीशन बोलते हैं। 1928 में वो इंडिया में आता है, 7 मेंबर्ड कमीशन होता है एंड ऑल वाइट कमीशन होता है, यानी कि इसमें सारे ही अंग्रेज होते हैं, कोई इंडियन नहीं होता, इसलिए इसका कंप्लीट बॉयकॉट होता है। फिर बर्किन हेड जो सेक्रेटरी हुआ करता था उसने चैलेंज दिया, तो उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में, जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए रिस्पॉन्स में, एंड दिल्ली प्रपोजल्स रखे, ठीक है। दिल्ली प्रपोजल्स रखे गए कांग्रेस के द्वारा, है ना, और एक मैनिफेस्टो प्रेजेंट किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, तो ये रिस्पॉन्स था उसमें। तो हम लोग कहाँ पे थे? CDM में, ठीक है। तो 1930 में वो लॉन्च होता है। देन इरविन को अपनी गलती का एहसास होता है, तो आपसे अगर पूछ लेगा कि CDM जब लॉन्च हुआ तो उस समय वॉइस रॉय कौन था, तो लॉर्ड ना लगाते हुए इरविन था, ठीक है। अब गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है 1931 में, 1931 में, जहाँ पे कुछ एक दूसरे की डिमांड एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करना, ये भी बात कही गई थी लाहौर सेशन में। देन आपका गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स करने के लिए होता है कराची का सेशन, कराची अधिवेशन, जिसको कि सरदार पटेल जी प्रिसाइड करते हैं, 1931 में होता है। इसमें क्या क्या बात कही गई कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरे गोलमेन सम्मेलन जो 1931 में होगी, प्लस हम CDM अभी टेम्परली इसको सस्पेंड कर देंगे। पूर्ण स्वराज का मतलब सबसे पहली बार बताया गया, एंड 2 रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर। ये चीज़ें हमने देखी। फिर हमने देखा था किस तरह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो लंदन में हुई उसमें बात बन नहीं पाई, इसलिए अब ये जो है जब वापस लौट के आए, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि गांधी जी या फिर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, कमेंट में बताइए गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस का कौन सा सेशन था जिसको प्रिसाइड किया था। अब इसके बाद हमने देखा था किस तरह गांधी जी वापस आने के बाद फिर से CDM लॉन्च कर देते हैं, लेकिन इस बार उनको धर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। कहाँ पे? पूना में, यरवदा जेल पूना में। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। होता क्या, 1932 में 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड
जो कि उस समय का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था ब्रिटेन का। इसने बोला कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे डिप्रेस क्लासेस को भी। रिकॉल करिए, सेपरेट इलेक्टोरेट मैंने आपको बताया था सबसे पहली बार किसने दिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 ने, जिसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। उसके अलावा एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, वन इंडियन इन दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइस रॉय। वो कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब रैमसे मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया कि अब हम सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लासेस को भी देंगे। सिर्फ डिप्रेस क्लासेस के लिए अनाउंस नहीं हुआ था, वेमेन, मुस्लिम्स। अब बोलो कि मुस्लिम्स के तो 1909 में आया था, बिल्कुल आया था, उसको एक्सटेंड किया गया, ठीक है। तो और भी बहुत सारी क्लासेस के लिए था, लेकिन पहली बार डिप्रेस क्लासेस को यहाँ पे मिला। अब ये क्यों दिया गया? क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अंबेडकर जी ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था और कांग्रेस और गांधी जी ने सिर्फ दूसरी वाली में। तो ये मांग रख के आए थे कि भाई डिप्रेस क्लासेस के लिए आप कुछ करो, कुछ सबल, कुछ इंपॉर्टेंट करो यहाँ पे, नहीं तो फिर ऐसे बात नहीं बनेगी। तो फिर इन्होंने जो है कम्युनल अवार्ड यहाँ पे अनाउंस किया सेपरेट इलेक्टोरेट के, मतलब कम्युनल अवार्ड एक तरह से, जिसके तहत सेपरेट इलेक्टोरेट दिया डिप्रेस क्लासेस को, जिसके तहत डिप्रेस क्लासेस को सिर्फ डिप्रेस क्लासेस ही वोट कर सकते हैं, कोई और कम्युनिटी का नहीं। ये बात हमारे गांधी जी को खराब लगी। उन्होंने बोला कि ये चीज़ तो और हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर देगी रादर देन यूनिफाई करे। तो ये यरवदा जेल पूना में ही क्या चले गए? अनशन में चले गए। और जब अनशन में चले गए तो फिर अंबेडकर जी और इनके बीच थोड़ा तकरार बढ़ गई, क्योंकि अंबेडकर जी सपोर्ट में थे इसके। अच्छा, कांग्रेस का क्या रिएक्शन था? तो कांग्रेस ना तो सपोर्ट की ना तो रिजेक्ट करी। गांधी जी एकदम रिजेक्शन में थे और अंबेडकर जी तो बिल्कुल सपोर्ट में थे। और अंबेडकर जी और गांधी जी दोनों लोग एक दूसरे के थोड़े से कट्टर विरोधी टाइप थे, जैसे बोस जी और गांधी जी भी थे, ठीक है। तो अब गांधी जी जब यरवदा जेल पुणे में फास्ट इनटू डेथ में चले गए, तो फिर अंबेडकर जी को कुछ लोगों ने समझाया कि भाई ऐसे तो गांधी जी जो है फिर, है ना। तो फिर इसीलिए इन दोनों लोग के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पूना की यरवदा जेल में साइन हुआ था, ठीक है। अब ये माना जाता है कि गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने इसको साइन किया, क्योंकि गांधी जी तो जेल के अंदर थे, इसलिए मदन मोहन मालवीय जी ने उनके साइड से साइन किया। बट हुआ किसके बीच में पूना पैक्ट? अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। क्यों हुआ ये आप समझिए। अब एक एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये पॉलिटी मैंने आपको पढ़ाया है, वैसे तो हम पॉलिटी के अलग से भी इसकी भी एफआरबी करेंगे, लेकिन आप अगर पढ़े होंगे मुझसे पहले तो अब मैंने आपको ये अच्छे से डिटेल में बताया होगा कि जो मेजर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ज़्यादातर जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें ली गई हैं वो इसी पर्टिकुलर एक्ट से ली गई हैं। और इसने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो चीज़ें हुई थी उसको रिवर्स करने का काम किया। जो मोंटागी फॉर रिफॉर्म्स में जो चीज़ें प्रोविजंस थे उनको रिवर्स किया। जैसे फॉर एग्जांपल 1919 के एक्ट ने बोला था कि हम डायरकी लाएंगे, कहाँ पे? प्रोविंसेस में, प्रांतों में हम, इसने द्वैध शासन की बात कही, इसने अबॉलिश कर दिया उसको। इसने बोला हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाएंगे, द्विसदनीय विधानमंडल लाएंगे, कहाँ पे? सेंट्रल लेवल पे। इसने बोला हम सेंटर में डायरकी लाएंगे, और बताओ, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाएंगे प्रोविंसेस में। ये क्या लाया था? प्रोविंसेस में डायरकी लाया था, और सेंटर में बाई कैमरल। इसने प्रोविंसेस से डायरकी हटा के सेंटर को दे दी और बाई कैमरल दे दिया प्रोविंसेस को, सारे को नहीं, 6 आउट ऑफ 11 को, ठीक है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको लेके याद रखनी है आपको। जो ये चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने आपको, अगर आपको याद हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और उसमें ना क्या होता था, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन क्रिएट हुई थी और उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल क्रिएट हुई थी। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोजीशन है इसको इससे अबॉलिश किया गया था, ठीक है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, इसको अबॉलिश किया गया था इस पोजीशन को, इसी पर्टिकुलर एक्ट से। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन। 1936 का जो सेशन हुआ था, यहाँ पे ऑल इंडिया किसान सभा का गठन होता है। सहजानंद सरस्वती इसके फाउंडर थे। अच्छा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है? 2 साल पहले 1934 में। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जी, आचार्य नारायण देव, मीनू मसानी, ठीक है, मीनू नहीं, मीनू मसानी, महानी नहीं, मसानी, मीनू मसानी, ये इसके फाउंडर थे। 1937 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है गाँव में, किसी विलेज में, फैजपुर में। यहाँ पर पड़ता है, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1938 और 1939 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। हरिपुरा में जो सेशन हुआ, ठीक है, हरिपुरा ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में, बरदौली के पास ही जगह पड़ता है आपका, ठीक है। बरदौली, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बड़ा बताया था 1928 में बरदौली सत्याग्रह लॉन्च हुआ था, जिसको सरदार पटेल जी ने लीड किया था। वहीं पर उनको सरदार का टाइटल दिया था विमेंस ने, ठीक है। तो इसको सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड किया। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया 1938 में, जिसका आपकी पहला चेयरमैन बने कौन? बनाया तो बोस जी ने, लेकिन चेयरमैन बने नेहरू।
ठीक है, बनाया किसने? सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम ध्यान रखिएगा, इनके पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था? चित्तरंजन दास। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है, चित्तरंजन दास जी। बाकी इन्होंने कुछ नारे दिए तो वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि दिल्ली चलो, ठीक है, गिव में ब्लड, आई शैल गिव यू फ्रीडम, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद। ये कुछ नारे हैं जो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए। 23 जनवरी का इनका बर्थ एनिवर्सरी होता है, जिसको कि हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिया जाता है इसी दिन, जो कि पिछला वाला हमारी यूपी की पैराशूट फील्ड रेजिमेंट है उसको दिया गया था, ठीक है। तो बोस जी के रिगार्डिंग ये चीज़ें। अब था क्या, जैसे अंबेडकर जी और गांधी जी में डिफरेंसेस थे, वैसे बोस जी और गांधी जी में भी डिफरेंसेस थे। बोस जी थोड़े से कट्टर स्वभाव के थे, कट्टर इन द सेंस कि भाई ऐसे नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, ब्रिटिशर्स अपने आप चले जाएंगे। उनको ये मानना था कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर है तो उसमें हमें एडवांटेज लेना चाहिए ब्रिटिशर्स की, और गांधी जी का क्या था कि नहीं भाई, ऐसे समय में ब्रिटिशर्स नाराज़ हो जाएंगे अगर हम जो उनका सपोर्ट नहीं करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो बोस जी जो हैं वो एकदम ये थे कि भाई एकदम एग्रेसिव होके और इनके खिलाफ लड़ो और इनको यहाँ से हटाओ। तो ये था इनका। तो इस वजह से डिफरेंसेस थे। तो 1939 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस बने प्रेसिडेंट कांग्रेस के फिर से, लेकिन वो बन गए, इलेक्ट हो गए फिर से। गांधी जी के जो प्रतिनिधित्व थे वो पट्टाभी सीतारामैया थे, और गांधी जी ने ये बोला कि इनकी हार, क्योंकि हार गए ये गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव, तो गांधी जी ने खड़ा किया था कि भाई ये हमारी तरफ से हैं, और बोस जी के खिलाफ खड़ा किया था, ये हार गए। तो गांधी जी ने बोला कि इनकी डिफीट इज़ माई डिफीट, मतलब मेरी हार हुई और मैं पूरे रिस्पेक्ट करता हूँ, सुभाष चंद्र बोस बने हैं तो वो टेक ऑन करें और वो प्रिसाइड करें। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया और इन्होंने खुद की ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई 1939 में। यहाँ से रिज़ाइन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने, ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। अब होता क्या है कि जैसे मैंने बताया अभी तो नहीं बताया ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है 1939 में। और जब ये वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है तो दो पावर्स होती हैं, एलाइड और एक्सिस। एलाइड साइड में होते हैं ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर और आपकी चाइना। अच्छा, चाइना को कभी ये ब्रिटेन वाले नहीं कॉन्कर कर पाए, क्योंकि चाइना इतना बड़ा था और इसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी कि इनको कभी वो नहीं कर पाए, ठीक है। और एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान ये एक साइड थे। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि इंडियंस का सपोर्ट तो चाहिए था इन लोगों को, ब्रिटिशर्स को। अब वो सपोर्ट लेने के लिए ये लॉलीपॉप देने लगे, जुमले देने लगे। पहला जो लॉलीपॉप दिया इन लोगों ने, फिर कांग्रेस ने पहले बोला कि देखो बेटा, ले लेते हो, हम सपोर्ट करेंगे तुम्हारा वर्ल्ड वॉर में, अगर ये दे दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिम्मेदार सरकार, ये सब अगर दो तो हम तो ले लेते को। बोला यार ये सब तो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और बिना इंडिया के पूछे इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ एलाइड पावर्स इन दी वर्ल्ड वॉर 2। ये बात इंडियंस को बेकार लगी कि भाई क्या है, मतलब ज़बरदस्ती हमारा वो मतलब एलाइड में सपोर्ट दिखाई दे रहा हो जबकि हम न्यूट्रल हैं। तो इसी का प्रोटेस्ट करने के लिए कांग्रेस जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे कर दिया रिज़ाइन 1939 में। अब जब कर दिया रिज़ाइन तो अब बैक टू बैक एक के बाद एक इन्होंने जुमले भेजे, क्योंकि इनको ब्रिटिशर्स को प्रेशर आ रहा था बाकी यूएसएसआर और चाइना से कि भाई सपोर्ट लो इंडियंस का। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो, डोमिनियन स्टेटस जो है वो हम आपको जो है ये, ठीक है, रिजेक्ट तो कांग्रेस ने किया था, ठीक है। डोमिनेंट स्टेटस देने की बात की थी ऑगस्ट ऑफर ने वॉर के बाद कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा तब दे देंगे, लेकिन कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और कांग्रेस ने जो है इस समय वो कौन था, वाइसरॉय लिनलिथगो हुआ करता था, ठीक है। तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया और इसके प्रोटेस्ट में इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह निकाला गया, यानी एक इंसान जो है सत्याग्रह पे बैठेगा। अगर इसको अरेस्ट नहीं किया ब्रिटिशर्स ने तो ये दिल्ली तक की मार्च निकालेगा। तो पहले हमारे सत्याग्रही बने आचार्य विनोबा भावे जी, जिन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया था, याद होना चाहिए, ठीक है। भूदान आंदोलन ये थोड़ा गांधीयन फिलॉसफी पे मतलब बेस थे विनोबा भावे जी, और 1951 में इन्होंने स्टार्ट किया था पोचमपल्ली जो गांव पड़ता है प्रेजेंट डे तेलंगाना में, वहाँ से। और सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अब इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। अगेन इन पे प्रेशर बढ़ रहा था कि भाई क्या कर रहा है भाई, तू है क्या कर रहा है, सपोर्ट ले जल्दी से। तो ये वो लोग बोलते, स्टैफर्ड क्रिप्स एक इंसान था, उसने एक और उसके अध्यक्षता में एक मिशन भेजा गया कि भाई यार देखो कुछ तुम करके आओ। इसने बोला हम डोमिनेंस स्टेटस अगेन देंगे, लेकिन कांग्रेस वालों ने बोला बेटा डोमिनेंस स्टेटस जब हम मांग रहे थे तब तो तुम दे नहीं रहे थे। तो इसीलिए हम 1929 में अपना जो
डोमिनेंट स्टेटस का मतलब क्या होता है कि भाई ठीक है तुम्हारे नाम पे ही रूल होगा, लेकिन रूल हम करेंगे, सरकार हमारी होगी लेकिन तुम्हारे नाम पे शासन चलेगा। लेकिन पूर्ण स्वराज का मतलब ये होता है कुछ तुम्हारा नहीं होगा, सब कुछ हमारा होगा, हमारे नाम पे शासन होगा और हम ही शासन करेंगे, पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो अब कांग्रेस ने बोला हमारा गोल तो पूर्ण स्वराज है, तुम क्या दे रहे हो डोमिनेंट स्टेटस, ये तो अब डेड हो चुका है। तो इसीलिए क्रिप्स मिशन का भी ये 1942 में आया था, 1942 में। इसीलिए जो है क्रिप्स मिशन जो, और क्रिप्स मिशन ने बोला कि जो प्रोविंसेस हैं पार्टीशन के बाद इनको अनुमति होगी इंडिया ज्वाइन करे, मतलब या फिर इंडिपेंडेंट भी रहना चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो ये कांग्रेस को बात खराब लगी कि भाई ऐसा कैसे इंडिपेंडेंट रहे हैं, मतलब क्या देश को तोड़ दोगे। तो अब यहाँ पे लॉन्च होता है इसके रेस्पॉन्स पे, क्रिप्स मिशन के रेस्पॉन्स में, क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। ऑल लीडर्स, सारे लीडर्स को पहले दिन ही अरेस्ट कर लिया गया, लीडरलेस एक तरह से मूवमेंट बन गया ये। लेकिन जो कुछ यंग मेंबर थे कांग्रेस के जो अरेस्ट नहीं हुए, उन्होंने इसको अंडरग्राउंड तरीके से लीड किया, जैसे कि अरुण आसफ अली जी ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोवालिका टैंक बॉम्बे में सबसे पहले भारत का झंडा फहराया इन्होंने 1942 में, जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ ना, उसी टाइम की बात हो रही है, तो गोवालिका टैंक बॉम्बे में। प्लस साथ ही साथ उषा मेहता जी का रोल भी यहाँ पे अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। उषा मेहता जी ने एक यू से उषा मेहता और यू से अंडरग्राउंड रेडियो सेटअप किया कांग्रेस के लिए, सो दैट चीज़ें कम्युनिकेट हो सकें। ठीक है, जितने भी कांग्रेस पर्सन है। पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हुई, पैरेलल का मतलब ये है कि समानांतर सरकारें यहाँ पे स्थापित हुई, पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं, पैरेलल तरीके से रन कर रही थी। बलिया में चिट्टू पांडे लीड कर रहे थे, तामलुक में जातीय सरकार यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और सतारा में प्रति सरकार, ये ध्यान रखना है आपको। तामलुक वेस्ट बंगाल में और सतारा आपका महाराष्ट्र में है। ठीक, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट कुछ इस तरह से चला, जो कि काफ़ी हद तक सक्सेस रहा, और इसमें गांधी जी ने डू और डाई यानी कि करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही थी, जैसे कि इंडियन नेशनल आर्मी का यूज़ करके सुभाष चंद्र बोस भी अपना रोल प्ले कर रहे थे इंडिया के फ्रीडम में। इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर सुभाष चंद्र बोस जी नहीं थे, इसके फाउंडर मोहन सिंह थे, जिन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर, अब था क्या कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे जापान वाले, और इनको ये ब्रिटिशर्स को ये भी खतरा था कि भाई जापान जो है यहाँ तक साउथ ईस्ट यहीं पे लगा हुआ और यहाँ तक बहुत पास तक पहुँच चुका है, अब बस अगला इंडिया ही है। इसीलिए उन्होंने जल्दी में और क्रिप्स मिशन को भेजा। वो बात अलग है कि जापान की डिफीट हो जाती है बहुत बुरी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 में। तो मोहन सिंह बोलते हैं जापानीज़ गवर्नमेंट से कि भाई हमें प्रिजनर ऑफ वॉर दे दो, यानी वो इंडियन सोल्जर्स जो तुमने बंद करके रखे हैं वो एक्चुअल में तो तुम्हारे खिलाफ थे नहीं, वो तो जब मजबूरी में लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे हैं, हम मजबूरी में सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको दो, हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही लड़ेंगे। तो उनको कलेक्ट करके मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी का फाउंडेशन ले किया। बाद में इसकी चेयरमैनशिप तरह से बोल सकते हैं, इसको लीड किया रास बिहारी बोस ने। आपको इनको कंफ्यूज नहीं करना है रास बिहारी घोष से, जिन्होंने 1907 का सूरत का सेशन प्रिसाइड किया था, जहाँ पे सूरत स्प्लिट हुआ था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल। और रीयूनियन कहाँ पे हुआ था आपको मैंने बताएंगे। तो नेक्स्ट लीडर जो हैं उसके बाद रास बिहारी बोस जी के बाद सुभाष चंद्र बोस जी बनते हैं 1943 में। इन्होंने एक विमेन रेजिमेंट भी इसमें फॉर्म करते हैं INA में, रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे, और 15 अगस्त तक जो है जापान सरेंडर कर देता है। तो इसी वजह से फिर जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे इनको भी यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स। ये माना जाता है कि 18 अगस्त को जो है 1945 को ही जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनकी डेथ हो जाती है इन अ प्लेन क्रैश। खैर आगे बढ़ते हैं अभी, लेकिन वो डिस्प्यूटेड है तो उस पर ज़्यादा हम डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है फिर यहाँ पे INA ट्रायल्स होते हैं, लिखा नहीं क्या यहाँ पे, नहीं लिखा है यहाँ पे, हम ऐड कर देते हैं। INA ट्रायल्स क्या होते हैं, ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर को ये अरेस्ट किया ब्रिटिशर्स ने, तो इनके खिलाफ ट्रायल चलते हैं। ट्रायल के सेंस में कि तुमने हमारे साथ गद्दारी करी है। ठीक है, तो ट्रायल चलते हैं, तो इसमें ट्रायल ये सक्सेसफुल हो नहीं पाते हैं। ये ट्रायल्स चलते हैं रेड फोर्ट में, लाल किले में। ठीक है, रेड फोर्ट में इसमें टोटल 7,600 मेंबर्स थे INA के जिनके खिलाफ ये ट्रायल चले। लेकिन जो पहला ट्रायल चला, क्योंकि इतने सब लोग खिलाफ तो ट्रायल चला नहीं सकते, तो पहले जो मेन लीडर थे इनके तीन मतलब लोग थे। एक तो प्रेम सहगल जी हिंदू, गुरबख्श सिंह ढिल्लन मुस्लिम, पंजाबी, ठीक है, एंड तीसरे थे हमारे शाहनवाज खान। तो अब देख सकते हैं तीनों कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू, सिख और मुस्लिम। तो इस वजह से काफ़ी ऑल इंडिया प्रोटेस्ट हुए। जवाहरलाल नेहरू, असफ अली, अरुणा असफ अली, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, KN कटजू, इन सब लोगों ने इनके सपोर्ट में, ये एडवोकेट्स ने सपोर्ट में इनके आए।
अब वो ओवरऑल भी ब्रिटिशर्स का रेजिस्टेंस हो रहा था, तो इन लोगों को छोड़ दिया गया कि भाई मैं ट्रायल्स नहीं करेंगे। ऐसे ही एक RIN म्यूटिनी हुई थी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, ध्यान रखना, ठीक है, जहाँ पे कुछ सिपाहियों ने, क्योंकि बहुत ही गंदी खराब कंडीशंस थी, ठीक है, जो इंडियन नेवी के जो सोल्जर्स थे, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी शिप में लिख दिया क्विट इंडिया, जिसके खिलाफ, इनके खिलाफ 1946 में जो है इनके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने एक्शन लिए। थोड़ा ध्यान रखना, RIN म्यूटिनी कब हुई, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946 में। फाइनली जाके कैबिनेट मिशन प्लान जो 1945 में बनता है और इंडिया आता है 1946 में अराइव होता है इंडिया में, इसने बोला कि ठीक है, हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करेंगे, संविधान सभा का गठन होगा एक, वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा, और ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस होगी, यानी कि इसने पाकिस्तान की रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान, रिजेक्टेड डिमांड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि मुस्लिम लीग का जो जिन्ना था वो यही चिल्ला पड़ा था, हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए पाकिस्तान। तो ग्रुपिंग ऑफ, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग ने इसका इनिशियली सपोर्ट किया, जबकि इसमें पाकिस्तान की डिमांड थी नहीं। तो क्यों सपोर्ट किया, उसका रीज़न ये था कि इनको लगा कि भाई इसमें ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस की बात है, ठीक है, किसकी बात है, ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस की बात है, तो हम ग्रुपिंग करके निकाल लेंगे, यहाँ से निकालेंगे पाकिस्तान और यहाँ से हमारा वेस्ट पाकिस्तान और यहाँ ईस्ट पाकिस्तान, और वो ऐसा ही इन्होंने किया भी, ठीक है, बाद में जाके। लेकिन जब इनको पता चला कि ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस ये मैंडेटरी नहीं है, तब इसने जिन्ना ने अनाउंस किया, पागल हो गया ये, और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को पागल कर दिया इसने कि डायरेक्ट एक्शन डे हम ऑब्जर्व करेंगे 16 अगस्त 1946 को, मार काट एकदम मचा दो और हमें चाहिए सेपरेट नेशन। जब इसने एकदम मार काट पे उतारू हो गया, ठीक है, ये जो मुस्लिम लीग है, देन जो है सेपरेट नेशन यहाँ पे बनाना पड़ा, दैट इज़ पाकिस्तान, ठीक है। तो एक कंट्री जिसका जन्म ही ऐसा हुआ हो, तो आप समझ सकते हो उसका क्या ही फ्यूचर है, ठीक है। खैर, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, जिसको हम माउंट बैटन लाता है, जिसको कि हम आप बोलते हैं माउंट बैटन प्लान के नाम से भी जानते हैं, और ये पार्टीशन प्लान था कि भाई इंडिया को अब जो है इंडिया एंड पाकिस्तान में डिवाइड किया जाएगा। जो पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान है जिसको हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो 1971 में बांग्लादेश बना था, जब हमने इसको लिबरेट करवाया था वेस्ट पाकिस्तान से। एंड माउंट बैटन के रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया था, मैं सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ एक बार। पहली बात तो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, जिसको कि 1773 एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कंसिडर किया गया। पहला कौन बना गवर्नर ऑफ बंगाल, पहला क्लाइव था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वरुण हेस्टिंग बना, आखिरी गवर्नर ऑफ बंगाल वरुण हेस्टिंग भी बनेगा। देन 1833, ये कौन सा था आपका, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये 1833 का जो एक्ट आया था, इसने बोला कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ये अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा। और जो पहला बना दैट वाज विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, ठीक है। एंड देन वॉइस रॉय की पोजीशन 1858 में क्रिएट हुई थी, और कौन बना था उस समय, 1857 का रिवोल्ट किसके टाइम पे हुआ था, कैनिंग के टाइम पे। एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना यहाँ पे, ये बना आपका माउंट बैटन। और उसके बाद क्या हुआ कि ये चले गए, तो एक इंडियन को भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने का मौका मिला, और वो थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। लेकिन बाद में इस पोजीशन को ही एबॉलिश कर दिया गया, तो इस वजह से पहले और आखिरी इंडियन जो गवर्नर जनरल रहे वो सी राजगोपालाचारी ही जी थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री होता है ख़त्म। अब हम लोग कल क्या कर रहे होंगे वो ध्यान से सुन लीजिए। तो कल हम लोग पहली बात तो, क्योंकि कल हमारा संडे, तो संडे को हम कर रहे होंगे वन शॉट, ठीक है। उम्मीद यही है, उम्मीद आप लोग भी यही प्रे करिए कि मेरी बस तबीयत ठीक रहे, है ना, क्योंकि तबीयत मतलब मैं ब्रेक ले लेके आराम कर करके मैं आपके लिए अभी तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वन शॉट वाली थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्लास, तो बस क्योंकि तब मतलब फीवर टाइप आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं कोशिश तो खैर पूरी करूँगा कि वन शॉट हो, और ठीक है। और स्टार्ट करेंगे इसको 9 AM पे, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली सुबह 9 बजे। एंड इसके अलावा साथ ही साथ आपका परमार अकेडमी ऐप पे टेस्ट भी होगा, जो संडे को टेस्ट होता है फ्री, है ना, सभी के लिए लाइव टेस्ट होगा, ठीक है, लाइव सेक्शन में, ठीक है। उसमें आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो हमने इस वीक पढ़ा एंड कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को, और इसमें हफ्ते अक्टूबर के मैं करंट अफेयर नहीं करा पाया, लेकिन हाँ मैं करवा दूंगा आपको जल्दी, ठीक है। तो परमार अकेडमी ऐप पे आपका वो भी हो जाएगा। एंड साथ ही साथ क्या होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, वन शॉट होगा और ये होगा बस, ठीक है। संडे का ये प्लान है, बाकी आप रिवाइज़ करिएगा, मिलते हैं कल वन शॉट लेक्चर में।
ऑलराइट, थैंक यू। एंड भाई सेशन को, और अगले वीक से हम लोग क्या स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगले वीक से कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। थैंक यू।